वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर लेंगे अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है उसका नाम है द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारे लोगों ने अपनी थ्योरीज दी और उन थ्योरीज में से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। The fluid mosaic model was given by Sanger and Nicholson, and according to Sanger and Nicholson, plasma membrane is a sea of lipid where large particles of protein are floating. अब देखो, सैंगर एंड निकलसोन ने ये कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक समंदर की तरह है। समंदर में जो पानी रहता है उसकी तरह लिपिड रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और समंदर में जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स रहते हैं, जो बर्फ रहेंगे, उन्हें लार्ज पार्टिकल्स कहा गया। एंड दीज लार्ज पार्टिकल्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स, राइट? So plasma membrane is a sea of lipid where proteins are floating, according to Sanger and Nicholson. According to Sanger and Nicholson, the plasma membrane is made up of three major components. मतलब कि तीन मेजर कंपोनेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती, जिसमें पहला कंपोनेंट है लिपिड। लिपिड में हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में, ठीक है। लिपिड के केस में हम फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है ऐसा कहेंगे। फिर बारी आती है प्रोटीन। प्रोटीन के भी तीन टाइप्स रहते हैं जिनको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरा मेजर कंपोनेंट आता है कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है वह स्मॉल अमाउंट में रहेगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। और एक चौथा कंपोनेंट रहता है जिसे हम कहेंगे कोलेस्टेरॉल। हालांकि ये काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि चार चीजों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। एक है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है कोलेस्टेरॉल। अब हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग डायग्राम कैसी रहेगी वो देखो, कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको निकालनी है। डायग्राम में आपको लिपिड्स दिखाने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिपिड आपको रिप्रेजेंट करने हैं। लिपिड के पास अपना हेड रहेगा और ऐसी दो टेल रहेगी, ठीक है। तो ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, दोनों मिला के हम कहेंगे कि लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट रहती है, राइट? लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट रहती है। इस लिपिड बाई लेयर में एम्बेडेड रहते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स भी तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार्शियली क्रॉस करते हैं, उन प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब कि ऐसे प्रोटीन जो किसी एक सरफेस की तरफ रहते हैं, आइदर वो इस सरफेस की तरफ होंगे या इस सरफेस की तरफ होंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्रॉस नहीं करेंगे, राइट? दूसरे प्रोटीन रहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरह क्रॉस करते हैं, उन प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। ये प्रोटीन एक चैनल की तरह काम कर सकते हैं या एक कैरियर की तरह काम कर सकते हैं, चीजों को एक फेस से दूसरे फेस की तरफ ले जाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल। तो इंटीग्रल प्रोटीन के भी कुछ टाइप्स रह सकते हैं, जैसे कि चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। और जो तीसरे तरीके का प्रोटीन
प्रेजेंट रहता है वो है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, जिसको इस डायग्राम में हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन को हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। तो हमने अभी अभी देखा है कि लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और लिपिड बाइलेयर में जो टाइप ऑफ लिपिड यहां पर प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इसलिए कहा गया है क्योंकि हेड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप रहता है। इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से हेड के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसका पोलर नेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलर नेचर। अब देखो बच्चों, पोलर नेचर मतलब कि जिसके पास चार्ज रहता है, आइदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। हम ये समझ सकते हैं कि अगर हेड निगेटिवली चार्ज है तो वो ऐसे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, वाटर ऐसा कंपाउंड है कि इसके पास पॉजिटिव एंड भी रहता है और निगेटिव एंड भी रहता है। वाटर का अगर स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसा वाटर का स्ट्रक्चर रहता है, और यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहता है। तो वाटर ये एक एक्सेलेंट पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए क्योंकि वाटर के पास पॉजिटिव एंड भी रहता है और निगेटिव एंड भी रहता है। तो अगर कोई निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल वाटर के पास आए तो वह वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल वाटर के पास आए तो वह निगेटिव एंड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब कि वाटर पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज दोनों तरीके के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। हमने ये कहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पानी प्रेजेंट रहता है, मतलब कि यहाँ पर वाटर रहेगा, और साथ ही साथ सेल के अंदर भी वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है और वह इंटरेक्ट करता है हेड के साथ, जो कि अगेन पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए फॉस्फोलिपिड के पास पोलर एरिया है, एंड दैट पोलर एरिया इज नथिंग बट हेड। ठीक है, सिंस वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है ये हेड, तो इसको हाइड्रोफिलिक भी कहा जाता है। हाइड्रो दैट मीन्स वाटर, फिलिक दैट मीन्स लविंग। हाइड्रो दैट मीन्स वाटर एंड फिलिक दैट मीन्स लव। अब ये हो गया हेड वाला पार्ट। दूसरा पार्ट है टेल्स, एंड these tails are made up of fatty acids। ठीक है, मतलब कि कार्बन चेन से ये टेल्स बनती है। इस टेल को अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी। ये हेड रहेगा फॉर एग्जांपल, और ये कार्बन की ऐसी टेल रहेगी, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बेसिकली, राइट। सो दीज आर द टू टेल्स, and these two tails since made up of carbon and hydrogen, they are hydrophobic in nature। That means they are water hating in nature। जैसे कि ऑयल ड्रॉपलेट्स देख लो, अगर आपने किसी बॉटल में वाटर और ऑयल को डाला है और उसको कितना भी मिक्स करने की कोशिश की आपने, वाटर और ऑयल कभी मिक्स नहीं हो सकता। उसी तरह
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाटर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर के प्रेजेंस की वजह से जो हेड है वह वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो फैटी एसिड चेन है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। मतलब कि ऑयल ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और वाटर वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, या वाटर पोलर एरिया के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह कि ये जो एरिया है ये पूरा हाइड्रोफोबिक नेचर का है, ऑयल से बना हुआ है, राइट। दिस एरिया इज कंप्लीटली कंपोज्ड ऑफ ऑयल। तो सिंस ऑयल से बना है ये एरिया, तो वाटर इससे पास हो सकता है कैसे? नहीं हो सकता। इसीलिए हमें चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट रहती है उन मॉलिक्यूल्स को पास कराने के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकते। आई बात समझ में? सो लिपिड के केस में हम सिंपली कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे कि फॉस्फोलिपिड इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द phospholipid is made up of two parts. Number one is head, number two is tails. फिर बाद में हम heading देंगे, and according to that the head is composed of phosphate. It is having phosphate. That's why the head has negative charge. और since negative charge है तो हम कहेंगे it is polar in nature, right? दूसरा है tail वाला। टेल वाला जो पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई इट हैज हाइड्रोफोबिक नेचर। और ये वाटर के दूर रहने की कोशिश करेंगे, वाटर से दूर रहने की कोशिश करेंगे। और सिंस जो फॉस्फोलिपिड है वे कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं, तो जो टेल रहती है वह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, और जो हेड वाला पार्ट रहेगा वह वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो लिपिड में ये पॉइंट याद रहेंगे। देन अब हम आगे बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। हमने कहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सम 4 types of components. Number one is lipids, number two is proteins, जिनको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे। और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोटीन 3 तरीके के रहते हैं। नंबर वन इज पेरिफेरल प्रोटीन, नंबर टू इज इंटीग्रल प्रोटीन, एंड नंबर थ्री इज लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। नाउ पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या रहते हैं? The proteins which lie outside the lipid bilayer, मतलब कि वह पार्शियली एम्बेडेड रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वे बाइलेयर में थोड़ा सा धसे हुए रहते हैं, थोड़े से, उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। दूसरे आते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि बाइलेयर में कंप्लीटली एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, और तीसरे तरीके के आते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, जो किसी हाइड्रोफोबिक एरिया के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब इस डायग्राम में हमें पहचानना है कि पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन कौन से। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में पेरिफेरल प्रोटीन डी एंड सी रहेंगे, क्योंकि ये जो दो प्रोटीन है वह मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, या मेम्ब्रेन में थोड़े से अटैच है मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, या पार्शियली अटैच रहेंगे, एम्बेडेड की तरह हम कहेंगे पार्शियली अटैच्ड। तो डी एंड सी प्रोटीन जो है वे पार्शियली अटैच्ड। इंटीग्रल प्रोटीन मतलब कि ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को पूरी तरह क्रॉस करते हैं। यहाँ पर आपको ए एंड बी
ऐसे दो प्रोटीन दिख रहे होंगे जो मेम्ब्रेन को पूरी तरह क्रॉस कर रहे हैं। और फिर बाद में एक अकेला लिपिड एंकर्ड प्रोटीन ई आपको दिख रहा होगा, जिसके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया दिख रहा होगा ब्लू कलर का, जिसके थ्रू वह मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। तो ये एक हाइड्रोफोबिक एरिया है जिसके थ्रू प्रोटीन मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा एरिया रहता है जिसके थ्रू वह प्रोटीन एसोसिएटेड है। ये जो एरिया है वह हाइड्रोफोबिक नेचर का रहता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल एरिया भी हाइड्रोफोबिक है, तो ऐसा एरिया रखना पड़ेगा आपको जो अगेन हाइड्रोफोबिक रहे। तो ऐसे तीन तरीके के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहते हैं: पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। यहां तक क्लियर हो गया? देन नाउ टॉकिंग अबाउट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कोलेस्ट्रॉल और इसकी हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में रहता है। राइट, इट इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन एंड लिपिड। और रही बात कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल ये प्रेजेंट है बिटवीन हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के हाइड्रोफोबिक टेल्स के पास आपको कोलेस्ट्रॉल दिख रहा होगा, बिटवीन द हाइड्रोफोबिक टेल्स। और जो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में आपको कार्बोहाइड्रेट दिख रहे हैं, तो बेसिकली ये एक कार्बोहाइड्रेट है ग्रीन कलर का इतना बड़ा, जो कि एसोसिएटेड है इस प्रोटीन के साथ। ठीक है, तो हम नॉर्मली ऐसा लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। देन बात करते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। So the first function is that plasma membrane acts as cell boundary, मतलब कि आउटर एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट करने का काम कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि सिलेक्टेड चीजों का ही अपने थ्रू यह ट्रांसफर होने दी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम है जिसमें लिपिड बाइलेयर दिखाई दी है, और आप देख सकते हैं इस लिपिड बाइलेयर के थ्रू कुछ सिलेक्टेड चीजें ही जा सकती है, जैसे कि ईस्ट्रोजन जैसा एक स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। कुछ छोटे अनचार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लिसरॉल, इथेनॉल, वाटर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए जैसे कि वाटर की बात करेंगे तो वाटर के लिए एक्वापोरिन्स जैसे चैनल्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब कि ये सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है और ये चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि सिलेक्टेड चीजों को ही अपने थ्रू वह पास होने देती है। वह ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वेरियस आयंस, इनको अपने थ्रू क्रॉस नहीं होने देती। Now the third function is that it protects cell from injury. मैकेनिकल शॉक्स के वजह से ऐसा हो सकता है कि सेल रप्चर हो जाए, तो सेल का शेप मेंटेन करने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। नाउ इट एक्ट्स एज रिसेप्टर। देखो, बात ऐसी है कि किसी भी सेल के ऊपर अगर कोई एक्टिविटी करवानी है तो वह किसी ना किसी सिग्नल के थ्रू करवाई जाएगी। यह सिग्नल कोई एक सेल प्रोड्यूस करेगा,
तो आप देख सकते हैं एक सेल ने सिग्नल प्रोड्यूस किया और जिस सेल के ऊपर इस सिग्नल के रिसेप्टर रहेंगे उसके ऊपर यह सिग्नल बाइंड करेगा और फिर बाद में यह सेल रिस्पॉन्स देगा। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आपको मैं एक सिग्नल दे रहा हूं, ऑडिटरी सिग्नल, मतलब कि आवाज के थ्रू आपसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूं और मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्योंकि आपके पास साउंड रिसेप्टर्स हैं जो कि ईयर में प्रेजेंट है, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक रिसेप्टर की तरह काम करती है। सेल रिकॉग्निशन एंड एडेजन। देखो, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे हम सेल के टाइप को पता कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट मॉलिक्यूल की वजह से सेल रिकॉग्निशन हो सकता है। और सेल एडेजन, दैट मींस एक सेल दूसरे सेल के साथ एसोसिएटेड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल एडेजन। सेल एडेजन मॉलिक्यूल्स यहां पर काम करते हैं जिसके थ्रू एक सेल दूसरे सेल के साथ एसोसिएटेड रहता है। इंजेक्शन ऑफ फूड। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंडोसाइटोसिस नाम की एक प्रोसीजर होती है जो कि सेल परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगी। सपोज ये सेल है और ये फूड मॉलिक्यूल है, इसको अंदर लेना है, तो सेल कुछ इस तरीके से एक इनफोल्डिंग प्रोड्यूस कर देगा और फिर बाद में यह फूड मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, देन लोकोमोशन। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्लैजेला, सीलिया ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्लैजेला सीलिया के थ्रू सेल लोकोमोशन परफॉर्म करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह वह ट्रांसफर कर सकता है खुद। एंड एट द एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कैरी आउट हो सकता है। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे बैक्टीरिया के केस में। बैक्टीरिया के केस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स प्रेजेंट है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी जिसकी वजह से एटीपी का जनरेशन होगा, राइट। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमने देखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसमें हमने बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। फिर उसमें हमने हर एक को एक्सप्लेन किया। लिपिड में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में 3 तरीके के प्रोटीन्स है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। उसके बाद हमने एक एक को समझा है और एट द एंड हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन भी समझा है कि कौन से फंक्शन है प्लाज्मा में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो